विधानसभा चुनाव का रंग इतना चढ़ चुका है कि पहले चरण का मतदान काफी नजदीक है, लेकिन वक्त कम और काम ज्यादा। नेता लगातार 5 वर्षों तक मैदान में रहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा वक्त है जहां डोर टू डोर लोगों को जाना होता है। लेकिन आज जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू करा रहे हैं, शमशाद आलम जी वाकई अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता की सेवा करते रहे, चाहे वह कोरोना काल हो या बाढ़ का समय हो। तमाम सुख दुख हर वक्त जनता के साथ रहने वाले हैं। इनसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई 5 साल तक आपने सेवा किया है, लगातार उससे पहले भी लगातार जनता के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन वक्त अब वोट का है। कौन मुद्दा है आपके पास और क्या जनता के पीछे जाएंगे? जनता अगर आपको जनमत देती है तो आप उनके लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर, सबसे पहले कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार युवा के चहेते आप हैं, क्योंकि हम लोग विधानसभा क्षेत्र में हमने घूमा है। युवाओं के लिए क्या? सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, कशिश न्यूज़ को। और मैं युवा के लिए सबसे पहले मेरा सोच है कि यहाँ पर युवा के लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट हो, एक यहाँ पर अच्छा एजुकेशन हो, जो कि हमारा युवा यहाँ से नहीं जाए, यहाँ पर है कि अपनी शिक्षा को करे और यहाँ से अपनी हर चीज़ पर काम करे। यहाँ पर जम्मू के अंदर जम्मू के अंदर कहीं पर भी एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। जब से जम्मू में राजनीतिक कोई भी पार्टी की है, जो सत्ता में रहे, कभी भी कुछ काम नहीं करने का काम किए, वो जात रात करके तोड़ दिए हैं। मगर इस बार जो हमने कोरोना काल में, बाढ़ में, हर तरह से जो हम काम किए और हमारे राष्ट्रपति पप्पू यादव जो काम किए, जम्मू की जनता, जम्मू की विधानसभा की जनता, हर लोग यही चाहता है कि एक बार हम पप्पू यादव को देंगे, शमशाद आलम को देंगे, क्योंकि शमशाद आलम वो काम कर रहे हैं। इसीलिए हम चले और हमको सारे लोग का समर्थन, जम्मू के समर्थन हमको मिला हुआ है और हम इस तरह से काम करें। मैं कैंपेनिंग इस तरह से कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं उनकी परेशानी को भी देखूँ, ताकि उनकी क्या परेशानी है। मैं वोट मांगने के जा रहा हूँ घर जाके, मैं सभा कम करता हूँ, मैं एक एक घर जाता हूँ ताकि रोड देखूँ, विकास क्या हुआ है। कहीं पर विकास नहीं हुआ, किसी को इंदिरा आवास नहीं दिया गया। आप चले जाइए मांझी में, कहीं नहीं दिया गया है। एक जगह भी, चलनी द्वार में एक जगह है, धोबनी जगह, वहाँ पर 25 साल तक एक भी चापाकल नहीं था। वहाँ पर आदिवासी हमारे भाई जंगल में रह करके काम करते थे, मगर वो प्यास रह करके प्यासे मरते थे, पानी नहीं मिलता था। मैंने गया था क्रिकेट का उद्घाटन करने के लिए, वहाँ पर हमको बोले कि भैया हम भी आपको वोट देंगे, चुनाव जीत के आइएगा तो चापाकल दीजिएगा। मैं बोला आप मेरे पर कैसे यकीन कर लिए? बोले सर सारे नेता को तो यकीन कर लिए, नहीं दिया तो एक बार और आपको यकीन करते। मैं उसी दिन चापाकल दिया और दूसरे दिन सभी को अपने हाथ से पानी पिलाने का काम किया। यही शमशाद का है। सही कहा आपने, वाकई मनुष्य के जीवन के लिए सबसे काफी अहम होता है जल। जल ही जीवन है, ये कहा भी गया है। लेकिन जमुई विधानसभा क्षेत्र में जल को लेकर जो समस्या है वो किसी से छिपा नहीं है। जनता इस बार अगर मौका देगी तो निश्चित तौर पे शमशाद जी लोगों के उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेंगे। और वक्त आ गया है 5 साल का हिसाब देने का। हिसाब भी जनता देगी और साथ साथ अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद भी रखेगी, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ। लेकिन उससे पहले शमशाद जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी जानिए। मैं जम्मू की जनता से एक अपील करता हूँ, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा सिंबल कैंची छाप है 7 नंबर में, और इनको बचाइए। क्योंकि जम्मू में एक इतिहास है कि दोनों पार्टी छोड़े कोई अजय और विजय। अब जनता ये समझ ले कि एक मंत्री का बेटा है, एक मंत्री का भाई है, एक स्वर्गीय मंत्री जी की बेटी है। आप सब जानते हैं जम्मू के कहीं पर कोई आदमी जाने तक का काम नहीं किया। मैं पूछता हूँ, आज जब नॉमिनेशन किया उसमें किसी को करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, क्या ये कोरोना काल में ये पैसा में का कीड़ा लग गया था जो जनता के जा करके खर्चा नहीं किया गया, जनता से मिलने का काम नहीं किया। मैं यही पूछता हूँ कि क्या वो पैसा खर्चा कर देते तो जम्मू की जनता भूखी प्यासी नहीं मरती? जो जम्मू की जनता दूर दूर से चल के पैदल आई, क्या उनको आप दे देते तो कितना अच्छा रहता। उस टाइम आप अभी राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति अगर पहले से कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। मगर उनको कोरोना में डर था और उनको पैसा खर्चा नहीं करना था। जनता मरे तो मरे, इसलिए वो पीछे थे। मगर मैं आज शमशाद 35 से 40 हजार घर हर लोगों को जा करके नाश्ता, खाना, पानी, पैसा देने का काम किया और मैं इस चालू रहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू सदर हॉस्पिटल में
बेड की संख्या नहीं बढ़ी, डॉक्टर की नहीं बढ़ी। यहाँ पर जो ट्रैफिक लगता है, ओवर ब्रिज का काम नहीं करने का काम किया। जहाँ यहाँ पर जो नेता है, एक बरहट में भंद्रा में एक यादव जी को मार दिया गया, आग फोड़ दिया गया। जो उनके नेता था नहीं गया, वहाँ पर गया मैं शमशाद आलम, और वहाँ पर जाके कार्रवाई किया। उनको आर्थिक स्थिति खराब थी, उनको पैसा देने का काम किया। एक किसी को साफ करता है तो शमशाद आलम जाता है, उसको पोस्टमार्टम कराता है। सर मैं सोता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ, सुबह 6 बजे निकलता हूँ, 12 बजे आता हूँ, फिर घर घर जाता हूँ। इसलिए मैं जनता से बोलता हूँ कि तीनों नेता को आप देखे हैं, सब पूंजीपति वाले नेता है। उसके बाद बताइए, एक बार कैंची छाप पर आप एक वोट दीजिए। ये शमशाद आलम, पप्पू यादव जी जमुई में सब हमारे 4 विधानसभा में जमुई का एक इतिहास बनेगा। विकास करने के लिए शमशाद जाना जाएगा, यही सोच के हम आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जमुई जनता पर कि किसी को नहीं देगा। शमशाद आलम कैंची छाप पर पप्पू यादव को समर्थन देके काफी वोटों से वोट देके जिताएंगे। सही बात है, हमने पहले भी कहा कि वक्त आ गया है हिसाब लेने का और देने का। और शमशाद आलम जी, वाकई आप जनता के बीच रहे हैं, तो जनता निश्चित इस वक्त जो आपने मेहनत किया था, मेहनताना जनता जरूर देगी। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम कोई नई टक्कर में आज हमारे साथ हैं प्राणपुर विधानसभा से निर्दलीय फाइट कर रही इस्सत परवीन। इस्सत परवीन के बारे में आपको बता दूं, ये 2 बार एनसीपी के टिकट पर भी प्राणपुर विधानसभा से फाइट कर चुकी है और जीत से महज कुछ ही कदम दूर पे थी। ये अभी 20 सालों से वर्तमान में जिला परिषद भी आई। सीधे उनसे रूबरू कराते हैं, जानते हैं कि प्राणपुर विधानसभा के लिए उनकी क्या प्रायोरिटी होगी। मैडम, क्या प्रायोरिटी होगी प्राणपुर विधानसभा के लिए आपकी? प्रायोरिटी जो हमेशा से मेरा विकास रहा है और सभी जाति समुदाय को लेके चलने का रहा है, तो हम लोग इसी प्रायोरिटी के साथ चलेंगे कि हमारे विधानसभा में जो 74 साल बीत जाने के बाद भी उसी तरह से है जिस तरह से पिछले समय में था, उसकी परिस्थिति अभी भी नहीं बदली। अभी भी सड़कों का अभाव है, अभी भी पुल पुलियों का अभाव है, अभी भी लोग जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए मांगे कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो उनको मूलतः से दूर करने का मेरा कोशिश रहेगी और सभी जाति समुदाय को साथ लेकर चलने की कोशिश रहेगी। फाइट किनसे है? फाइट तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। आप न्यूज़ वाले, मीडिया वाले हैं, पता चल जाएगा। हमेशा से मेरी जो है फाइट एनडीए से रही है, जो उस फिरका प्लस ताकत है, भाजपा से रही है और इस बार भी भाजपा से ही मेरी टक्कर होगी। क्या रहे, जनता आशीर्वाद देगी लगता है? निश्चित तौर पर 2010 में भी मैं लड़ी थी तो 716 वोट से हारी थी। 2015 में भी दूसरे स्थान पे रही थी। तो ये जनता का ही आशीर्वाद है मेरे साथ, जो 40-45 हज़ार वोट हमेशा मेरे साथ रहता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार पूरी जनता के ही आह्वान पर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जब मुझे टिकट नहीं दिया गया, मेरा टिकट काट लिया गया, जब जनता की, यहाँ के प्राणपुर विधानसभा की जनता की ये मांग थी कि इस्सत परवीन को टिकट मिले, लेकिन नहीं दिया गया, काट लिया गया, तो जनता ने ही मुझे कहा कि आप खड़े होइए, हम लोग आपके साथ रहेंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये थी हमारे साथ इस्सत परवीन, जो प्राणपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जनता की मांग पर यह चुनाव लड़ रही है और अगर जनता इन्हें मौका देती है तो क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगी। कशिश न्यूज के कोई नहीं है टक्कर में आज हम बात करेंगे बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा के। अभी हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा के जदयू उम्मीदवार कुमारी मंजू वर्मा के पास हैं। इनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार ने इनको तीसरी बार चेरिया बरियारपुर से उम्मीदवार बनाया है, किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स, मतलब क्षेत्र जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमें तो सौरभ जी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता का अपार स्नेह मुझ पर है और हमें नहीं लगता है कि कोई टक्कर में है। अगला जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ने नहीं आते हैं क्षेत्र में, बल्कि वह सिर्फ वोट काटने आते हैं और हर 5 साल पर वो कोई न कोई चिन्ह लेकर के चुनाव मैदान में आ जाते हैं और बीच में कभी नजर नहीं आते। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? 10 साल से विधायक थे, मंत्री भी रहे। हमारे क्षेत्र में तो इतना विकास हुआ है सौरभ जी कि अब देहात और शहर में कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। शाम में आप कहीं से गुजरिए तो लगता है कि हम कहीं अच्छे शहर में हैं और अच्छे शहर के रोड से गुजर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चकाचक है और ये देन है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है कि हमारा गांव भी अभी विकसित हो रहा है। आप पर विपक्ष हमलावर भी हुआ,
जब मंत्री थे उस समय आपके कार्यकाल में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, उसमें सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने जांच की, लेकिन उसमें कहीं से कोई आरोप नहीं आया। इसमें क्षेत्र में किस तरह का ये? हम पर कोई आरोप था ही नहीं। एक एक्यूज के पत्नी से को कह देने से मात्र कोई आरोपी नहीं हो जाता। और उक्त कांड की जांच सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में सीबीआई जैसी एजेंसी, उससे बढ़ के कोई बड़ी और स्वच्छ एजेंसी है ही नहीं, उस एजेंसी ने जांच किया। और वो एजेंसी एक सम्मन भी हम लोगों को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया, एक सम्मन भी नहीं जारी किया। तो उक्त जांच से और उक्त कांड से मेरा कोई लेना देना नहीं। इससे साफ स्पष्ट है नीतीश कुमार ने इसीलिए आपको तीसरी बार यहाँ से जदयू उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि जांच में कहीं से कोई आप पर आरोप नहीं आया। तो अब लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लोगों को कह रहे हैं, किस तरह से वोट की अपील कर रहे हैं? लोगों का अपार सहानुभूति मेरे पर है और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझे कि निश्चित रूप से इसे सिर्फ बदनाम करने की कोशिश किया गया, इसके राजनीतिक चरित्र को समाप्त करने का कोशिश किया गया। इसीलिए उन्होंने पुनः मुझे उम्मीदवार बनाया और मुझे पूरा विश्वास है और आप लोग देखेंगे कि मैं अपार बहुमत से जीत करके पुनः विधानसभा जाऊंगी और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगी। आप एक महिला भी हैं, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, इसका कितना असर लोगों में दिख रहा है क्षेत्र में रहते हैं? देखिए, सरकार का काम है कानून बनाना। हमारी सरकार कानून बनाई और महिला के डिमांड पर बनाई और असर है। ठीक है, कुछ लोग उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, लेकिन शाम में चौक चौराहे पर जो निकलते थे, जो पी पा करके लोग इधर उधर बदमाशी नाटक नौटंकी करते थे, वो बंद है और निश्चित रूप से इसका असर है। तो आपके हिसाब से आपकी टक्कर में कौन है? कोई नहीं है मेरे टक्कर में, कोई नहीं है, सब तीसरा चौथा के फेरा में है। तो इनका साफ कहना है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में जो इनके विपक्ष में राजद ने जिस उम्मीदवार को उतारा है, वह कई सिंबल लेकर हर चुनाव मैदान में आते हैं और वह इस क्षेत्र के रहने वाले भी नहीं हैं, इसलिए लोगों में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और इनकी जीत चेरिया बरियारपुर विधानसभा से तीसरी बार लगभग तय है। बेगूसराय जिले के तेघरा विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार श्री राम राय से ये यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद भी हैं, इस बार जन अधिकार पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में आए हैं। अतः किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुद्दे तो बहुत सारी है जनता के बीच में, मगर आज तक जनता ने जिनको भी आशीर्वाद दे के भेजे हैं, आज तक वो मुद्दे पे नहीं खड़ा उतर के आए सामने। इस बार तेघरा विधानसभा में जन जन के नेता पप्पू यादव जी ने एक तेघरा विधानसभा को बेटा को चुने हैं और तेघरा विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर पहुंचाने के काम किए। हम एक तेघरा विधानसभा का बेटा हूं, क्या क्या समस्या है जनता के बीच में, वो सारे समस्या हमको मालूम है। जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है। इस बार जनता हमें साथ दिया तो हम बेटा के रूप में खड़ा होके जो भी समस्या है तेघरा विधानसभा में, वो समस्या जरूर हल करेंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ से आरजेडी के विधायक रहे वीरेंद्र महतो अब जदयू के टिकट पर फिर दोबारा चुनाव मैदान में आए हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ललन कुमार लोजपा से उम्मीदवार हैं, सीपीआई के। किस तरह से इस लड़ाई को जीतेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, वो लोग नेता है, हम क्षेत्र के बेटा है। हम किसी के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, हम क्षेत्र में बेटा बन के रहना चाहता हूँ। बेटा का जो कर्तव्य होता है वो हम निभाऊंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा, पूर्ण प्रयास रहेगा। इतना मैं जनता के बीच में कहना चाहता हूं, पटना नहीं, अगर दिल्ली भी हमको जाना पड़ेगा तो जनता के लिए समस्या के लिए मैं जरूर जाऊंगा और समस्या को हल जरूर निकालूंगा। और एक चीज क्या कहते हैं, हमको नेता को बताना है कि जनता के बीच में क्या क्या समस्या रहता है। खाली राजनीतिक नहीं करने से होता है, जनता का विकास की राजनीतिक करो कि जनता आपके ऊपर खुश रहे और जनता आपको आशीर्वाद दे, वो हिसाब से काम होना चाहिए। आप इस बार कई वर्षों से जिला पार्षद भी हैं, क्या उसका लाभ मिल रहा है जो क्षेत्र में काम किया? हाँ, मिल रहा है ना। लोग तो जनता बोलते थे कि जिला परिषद में कोई योजना नहीं है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, योजना लाने से मिलता है। अभी तक ने हम 2.5 करोड़ का योजना लाए, भवन बनवाए, रोड बनवाए और 1 करोड़ का कम से कम स्वीकृति मिल जाएगा। ये चुनाव के बाद वो भी काम मेरा जारी होगा। हमारी प्रयास रहता है जनता के बीच क्या क्या समस्या, उस समस्या के पीछे हम लड़ के
पड़ते हैं तन मन से, तब जाके वो काम होता है। मगर नेताजी ये चीज नहीं करते, हाँ हूँ करके निकल जाते हैं, फिर वोट का समय आता है फिर वोट पड़ना चालू कर देते। इस बार वो चीज होने वाला नहीं है। जनता समझ गए हैं, जनता अपना बेटा का चुन लिए हैं, जनता आशीर्वाद दे दिए हैं। इस बार पटना जनता का तेघड़ा विधानसभा का बेटा पटना जरूर पहुंचेगा और तेघड़ा विधानसभा जो भी समस्या है वो समस्या जरूर हल होगा। तो निश्चित रूप से इनका कहना है कि जो जिला पार्षद के रूप में काम किए हैं उनका भी लाभ मिलेगा, और जो और प्रत्याशी खड़े हैं खास करके जो राजद के विधायक थे अब जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, उनको प्रति लोगों में नाराजगी है और आरोप यह है कि वह जीतने के बाद क्षेत्र में भी नहीं आए हैं। तो अब देखना होगा 3 नवंबर को कि जनता किनको वोट देती है। कशिश के खास चुनावी कार्यक्रम कोई नहीं टक्कर में आज हमारे साथ हैं कदवा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सूरज प्रकाश राय। आइए सीधे उनसे रूबरू करवाते हैं आपको, और मैं इनके बारे में एक बार और बता दूं, ये कटिहार के डिप्टी मेयर भी हैं। सर, काफ़ी चुनौती है कदवा विधानसभा में, क्या प्रायोरिटी रहेगी इस बार कदवा विधानसभा के लिए? कोई चुनौती नहीं है। हमारी केंद्र की सरकार और बिहार की जो सरकार है, जिसके कार्यकाल में जो विकास भारत में और बिहार में हुआ है, उसके आधार पर हम लोग प्रत्याशी के रूप में वोट मांग रहे हैं, और जनता के भी काफ़ी हमको सपोर्ट मिल रहा है और जनता में उत्साह है कि जो है एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमारे सूरज प्रकाश राय जी आए हैं। हमको कोई चुनौती नहीं है और न किसी से टक्कर है, पूरा जन समर्थन है। और एनडीए का जो हमारा परिवार है, एनडीए परिवार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, या वीआईपी पार्टी के हों या हम पार्टी के हों, चारों घटक दल हम लोग एक साथ हैं और मुस्तैदी से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव में किसी से हमारी टक्कर नहीं है, और भारी बहुमत से हम लोग कदवा विधानसभा। सर, अगर आपको जीत का मौका मिलता है वहाँ पे, तो क्या करना चाहेंगे कदवा के विकास के लिए? कदवा में सबसे ज़्यादा है कि जो बरसात के दिनों में वहाँ बाढ़ की समस्या बराबर देखी जाती है। साथ ही साथ जो बाढ़ आने से जो है वहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसान है, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरा पूरा ध्यान होगा कि वहाँ के जो किसानों की जो है उज्जवल भविष्य के लिए जो एग्रीकल्चर में क्या विशेष अच्छा से अच्छा हो सके राज्य सरकार के द्वारा, उसमें किया जाए। साथ ही साथ वहाँ जो मूलभूत सुविधा है, जो हमारा पटवन का खेती है, मखाना का खेती से जुड़ा हुआ जो किसान है, जो व्यापार है, उसका बढ़ावा देना। तो ये थे हमारे साथ सूरज प्रकाश राय, जो कदवा विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी हैं। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो कदवा में विकास के कार्य को पूरा करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान विधायक बीजेपी के विजय खेमका जी, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस आधार पर फिर से आपको जनता वोट दे। देखिए, हम माँ पूरन देवी का आशीर्वाद के साथ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्र के प्रेरणा के स्रोत हैं, जयप्रकाश नारायण के स्मारक पर मैं उन्हें नमन करते हुए पूर्णिया की महान जनता का आशीर्वाद लेकर के एनडीए प्रत्याशी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैंने आज नामांकन किया है। और विकास के साथ हम इस चुनाव में हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आज पूरे देश में काम बोलता है, विकास बोलता है, हर जगह एनडीए की चर्चा है। बिहार के हर कोने में विकास हुआ है, पूर्णिया के हर कोने में विकास हुआ है, विकास आगे आकर बोलता है। इसलिए पूर्णिया की जनता ने ये मन बना लिया है कि 2015 में उन्होंने 92,000 वोट दिया था और 2019 में जो उन्होंने 1,06,000 वोट एनडीए के खाते में दिया, भाजपा के खाते में दिया, इस बार इस चुनाव में खुद पूर्णिया की जनता कमल फूल खिलाकर पूर्णिया में अपना ही रिकॉर्ड फिर ब्रेक करेगी। अच्छा, जनता फिर से आपको एक बार अगर मौका देती है तो कौन सा ऐसा अधूरा काम है जिसको आप पूरा करना चाहिए? देखिए, काफी काम हुए हैं, चाहे बिजली घर घर पहुंची है, सड़क का जाल बिछा है, 80% बिहार में और पूर्णिया में सड़क बना दिए गए हैं, बन गए हैं, और पानी जो शुद्ध जल हम घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज पूर्णिया हमारा आगे बढ़ा है। शांति और सुरक्षा जो पूर्णिया के लिए और बिहार के लिए सबसे जरूरी है, हमने प्रयास किया 5 साल में। आज पूर्णिया खुशहाल है, शांति और सुरक्षा हर जगह नजर आ रही है। आज पूर्णिया में बड़े बड़े मॉल हैं, ये जो है ऑटोमोबाइल हब है, हेल्थ हब है, एजुकेशन हब है। यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिला है। आने वाले समय में मैं जानता हूँ कि इस बार अतिवृष्टि के कारण
हमारे शहरवासी को काफी कठिनाई हुई है। मैंने संकल्प भी लिया है, इसलिए कि हमारा निश्चय भी है कि हम पूर्णिया को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। उस दृष्टिकोण से यहाँ आने वाले समय में हमारा जो सबसे प्राथमिकता होगी, ये जल जमाव से मुक्त पूर्णिया बनावेंगे, जाम मुक्त पूर्णिया बनावेंगे और यहाँ एग्रीकल्चर बेस पर उद्योग का हम जाल बिछाने का काम करेंगे, ताकि हमारा पूर्णिया खुशहाल हो, समृद्ध हो और पूर्णिया आत्मनिर्भर पूर्णिया बने। आत्मनिर्भर बिहार के साथ पूर्णिया आत्मनिर्भर बढ़ करके आगे बढ़े। हमें अभी हमारे साथ मौजूद थे विजय खेमका, जो निवर्तमान विधायक हैं पूर्णिया के। उन्होंने पर्चा दाखिल किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीते दिनों जो पूर्णिया को जलमग्न की स्थिति से जूझना पड़ा था, उससे निजात दिलाने की उनकी प्राथमिकता होगी। इससे सीधा जाना चाहेंगे मुजफ्फरपुर के लिए बनने की बात है। इनका मुजफ्फरपुर में अगर है तो इनकी मुद्दा क्या रहेगा? क्या मुद्दा तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले मुद्दा मुझे अपने शहर का जो एक तस्वीर है उसको साफ करना है। यहाँ इतनी गंदगी, इतना कचरा, इतना नाला का पानी प्रदूषण, इससे सारी जनता ग्रस्त हो गई है, वो सबसे पहला मुद्दा रहेगा। उसके अलावा मुद्दा में हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इसकी व्यवस्था करनी है, और जिसमें पार्टी का घोषणा पत्र भी आ गया है, तो हम लोग बहुत जल्दी काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा होमवर्क, हमारा प्रोग्राम सारा रेडी है। इनका मुद्दा है सबसे पहले शहर की गंदगी को खत्म करना, और उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा वही है। मतलब आई है नामांकन करने के लिए जयचंद राम जी हमारे साथ हैं, बोछा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं नामांकन करने के लिए। इनसे सीधा जानना चाहेंगे कि जयचंद राम जी, बोछा की विकास अपेक्षित है, आपको जनता चुनती है, तो आपका प्राथमिकता क्या है? बोछा का 100% विकास होगा, जो वर्षों से पड़ा हुआ रोड, नाला, पुल पुलिया, सिंचाई का साधन जो नहीं है वो सब उपलब्ध कराना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई की सुविधा उपलब्ध कराना, और माता बहनों की सुरक्षा मेन प्राथमिकता है, और किसानों की जो समस्या है उसे दूर करना, सिंचाई का साधन। सीधे से राम साहब ने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था, पुल पुलिया, सड़क का निर्माण और विकास से जो अपेक्षित है, और नौजवानों की रोजगार, और नौजवानों के रोजगार पर इनकी प्राथमिकता होगी।